हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और पीवाईक्यू सीरीज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ 45 क्वेश्चंस करे थे जो कि पीवाईक्यूज थे हम लोगों के, और वो सोल्यूशन चैप्टर के थे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं आज के वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों का सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है जो हम लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल ए। तो सबसे पहले हम लोग ए को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पर आपके पास में रिएक्शन लिखी है, 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम 3 मोल्स ऑफ कैडमियम डाई पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ताकि 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव और 3 मोल्स ऑफ कैडमियम बन जाए। तो यहां पर इस रिएक्शन से देखकर मुझे क्लियरली विजिबल है कि कैडमियम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद को रिड्यूस कर रहा है, और यहीं पर आपका जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़कर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब भैया रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेने वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हो और छोड़ने वाला 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हो। मतलब यहां पर इनको हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो हम यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि इसके बन जाए यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तभी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर पहले से आपको 3 कैडमियम दे रखा है। इसका मतलब कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसने बैलेंस करके आपको दिए हैं। आप लोगों को कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए 2 आपको क्रोमियम के आगे पहले से दे रखा है, मतलब इस रिएक्शन के ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को यहां पर इन दोनों रिएक्शंस का ई नॉट दे रखा है, तो यहां पर हम लोगों को ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड करना है। और ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड माइनस एनोड, ये फॉर्मूला तो हम सब लोगों के पास में है ही। दिस इज द वेरी कॉमन एंड वेरी सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग हमेशा से यूज करते आए हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। भाई क्या वैल्यूज पुटअप करेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन लगेगा, कैथोड पर वो लगता है जिसका रिडक्शन होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड पर लगता है। तो कैथोड पर कौन लग रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कैडमियम का। तो कैडमियम की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, मुझे दे रखी है इसकी वैल्यू माइनस 0.40। ये हमारे रिडक्शन वाले में आ गया। और ऑक्सीडेशन वाले में कौन आ जाएगा, हम लोगों का क्रोमियम, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है माइनस 0.74। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.40 प्लस 0.74, तो यहां पर नेट वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.34 वोल्ट। ये आपके इस क्वेश्चन के ई नॉट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद साथ साथ आपको ये नीचे इसने लिख दिया कि आपको इसका डेल्टा जी नॉट भी निकालना है। तो भैया अब इसके डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट निकालने का फॉर्मूला होता है एनएफ ई नॉट ऑफ द सेल। शायद इसीलिए हमको पहले ई नॉट निकालने के लिए कहा गया होगा। अब यहां पर एन क्या है, यहां पर एन है 6, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं। तो -6 मल्टीप्लाई बाय फराडे की वैल्यू क्या होती है 96500 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट ऑफ द सेल कितना है 0.34। जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ -196860 -196860 जूल्स पर मोल इज द वैल्यू यू विल गेट। ये आपकी सेकेंड वैल्यू हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, इसके बाद अब आपसे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है भाई साहब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी। तो केसी निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास में और होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 केसी। ये फॉर्मूला भी आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ रखा है ये फॉर्मूला आप लोगों ने हमारे साथ में, वेरी गुड। अब यहां से आपको केसी निकालना है, तो आप यहां पर लिख लीजिए log बेस 10 केसी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय -2.303 R इंटू टी। एक काम करो, माइनस ऊपर लिख दो ये वाला, भाई जो माइनस यहां पर आपको नीचे दिख रहा है इसको हम ऊपर लिख देते हैं।
अब यहां पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आई, ये आई -196860, ये आपके डेल्टा जी की वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाय 2.303। यहां पर आप आर क्या लेंगे गाइज, यहां पर आर हम जूल पर मोल के हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको जो यूनिट दे रखी है वो जूल पर मोल में है, इसलिए यहां पर आपके आर की वैल्यू आएगी 8.314। और टेम्परेचर मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेटली स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज योर 298 केल्विन। जब आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी 34.501, लेकिन ये वैल्यू आपकी log बेस 10 kc की है। दिस इज द वैल्यू ऑफ log बेस 10 kc। अब क्या करें सर, अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोग log बेस 10 kc के लिए यहां पर हम लोग इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 34.501। तो यहां पर जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आप लोग जानते हैं कि एंटी लॉग के लिए क्या करना पड़ता है, आप यहां पर इसको पहले तोड़ लो, आप इसको कर लो 34 प्लस 0.501। अब आप इसका लॉग ले लो, एंटी लॉग, आप 34 को लिख दीजिए log बेस 10 टू दी पावर 34 प्लस यहां पर आप लिख लीजिए log बेस 10। अब ये log 0.501 ये किसकी वैल्यू होती है, देखो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये log बेस 10 3 की वैल्यू से बड़ी और 4 की वैल्यू से छोटी है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 3.1 ले लेते हैं, कुछ 3.1 मान लो अप्रोक्सीमेट। अब यहां पर आप लोग जानते हैं कि जब दोनों का log बेस 10 सेम होता है तो log बेस 10 की एक प्रॉपर्टी और होती है, उसमें आप यहां पर log इधर कॉमन ले लीजिए और यहां पर आप 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 34 कर दीजिए, ये log से एंटी लॉग काट देंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 34। ये आपके यहां पर kc की वैल्यू आ गई क्योंकि आपने इसका एंटी लॉग ले लिया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ kc। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया, क्या ये चीज क्लियर होती है? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग इसी टाइप का एक क्वेश्चन मुझे और यहां पर दे रखा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है नीचे ये वाला। यहां पर Fe डाई पॉजिटिव से Ag पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है और Fe ट्राई पॉजिटिव और Ag बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं, Fe डाई पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव, इनकी रिएक्शन से Fe ट्राई पॉजिटिव बन रहा है और Ag बन रहा है, यानी यहां पर क्लियरली विजिबल है कि आयरन का एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस वजह से ये एनोड बनेगा और सिल्वर का यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये कैथोड पर लगेगा। तो सबसे पहले मुझे इसका भी ई नॉट निकालना है, तो इसके सेल का ई नॉट भी हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब यहां पर कैथोड कौन बन रहा है, सिल्वर, तो मैं यहां से सिल्वर की वैल्यू ले लेता हूं। सिल्वर की वैल्यू दे रखी है 0.80 माइनस एनोड कौन बन रहा है, आयरन, तो यहां से मैं आयरन की वैल्यू उठा लेता हूं 0.77, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0.03 वोल्ट्स इज द ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। अब यहां पर अपन इसका डेल्टा जी नॉट निकाल लेते हैं माइनस एनएफटी से। अब यहां पर माइनस एन की वैल्यू तो बनी, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो यहां पर रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कोई लोचा नहीं। फिर यहां पर हम लिख लेते हैं, सॉरी एनएफटी नहीं, एनएफई नॉट ऑफ द सेल, आई एम सॉरी। अब यहां पर आ जाएगा 96500 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो यहां पर आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जरा देखना, 9 3 27, तो 27 जब मैं देख रहा हूं तो -2895 के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए, -2895 जूल पर मोल आपके डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको केसी भी निकालना है, तो इसकी वैल्यू -2.303 इंटू आर इंटू टी इंटू लॉग बेस 10 केसी, तो लॉग बेस 10 केसी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू टी। टेक्निकली ये माइनस यहां था, लेकिन हमने ये माइनस यहां से ऊपर शिफ्ट कर दिया पिछले क्वेश्चन की तरह। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, -2895 डिवाइडेड बाय 2.303 8.314 इंटू 298। यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो अपॉन सॉल्विंग दिस आपको यहां पर जो अल्टीमेट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.5078 0.5078 माइनस था, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस थी तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो हमको प्लस वैल्यू मिली। ठीक है, यहां के लॉग बेस 10 केसी की वैल्यू, जब आप इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे, जब आप इस वैल्यू का एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, हमने आपको एंटी लॉग करने का तरीका बता ही दिया है। तो यहां पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ 3.2 के आसपास आएगा। अब मैं बार बार एंटी लॉग करने का तरीका नहीं बताऊंगा, बट आपका आंसर कुछ इसके आसपास आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आराम से इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका एक क्वेश्चन हुआ या नहीं मुझे बताते चलना। अगला क्वेश्चन 2013 से आया हुआ है। यू हैव टू रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन इज गिवन। ठीक है, इसको आपको रिएक्शन को गैल्वेनिक सेल में कन्वर्ट करना है। अब देखो गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको सबसे पहले यहां पर वो लिखना है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन सॉल्ट ब्रिज लगाना है, देन रिडक्शन वाला हाफ लिखना है। इस तरीके से लिखना होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। भाई जिंक यहां पर अपने सॉलिड फॉर्म में है, एक सिंगल डैश लगाया। जिंक यहां पर अपने एक्वस फॉर्म में आ गया, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया। दो मैंने यहां पर गैप लगाए। अगर यहां पर मुझे पिछले क्वेश्चन की तरह, मुझे यहां पर अगर पिछले क्वेश्चन की तरह इनका यहां पर जैसे इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, अगर मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है ये एक्वस सोल्यूशन का कितना मोलर है, तो मुझे वो भी ब्रैकेट में लिखना पड़ता। खैर यहां पर कुछ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। देन यहां पर आपका कॉपर डाई पॉजिटिव है अपने एक्वस फॉर्म में, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो यहां पर रिडक्शन के हिसाब से लिखेंगे अपने सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से आप लोग इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे बस। ठीक है, मतलब टेक्निकली आप यहां पर एनोड लेफ्ट साइड लगाते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, देन आप सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, देन आप यहां पर कैथोड लगाते हैं। सिंपल। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीबीएसई एग्जाम 2011 का है। सॉल्ट ब्रिज के क्या यूजेस हैं? ठीक है, तो गाइस सॉल्ट ब्रिज का पहला यूज क्या है? इट मेंटेन्स द, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? It maintains the movement of ions from one solution to the other, solution, यानी कि क्या करता है? Therefore it stops the accumulation of ions in a chamber। आपके एक पर्टिकुलर चेंबर में भले ऑक्सीडेशन हाफ हो या रिडक्शन हाफ हो, वहां पर ये आयंस को एक्यूमुलेट नहीं होने देता, और साथ ही साथ ये आपके सॉल्ट ब्रिज की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ योर सॉल्ट ब्रिज। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में से मिस हो गया था तो मैं एक किताब लाया हूं ढूंढ के, और उसके अंदर ये क्वेश्चन था 2000 कब का है रे? ये क्वेश्चन 2011 का था ये। तो आपको इसके अंदर बेसिकली एक रिएक्शन दे रखी है, MnO4 नेगेटिव अपने एक्वस फॉर्म में दे रखा है, 8H पॉजिटिव दे रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, और यहां पर Mn डाई पॉजिटिव दे रखा है अगेन इन इट्स एक्वस फॉर्म, और इसके साथ में प्लस 4H2O दे रखा है, और इसका E0 आपको दे रखा है 1.51 वोल्ट्स। फिर दूसरी रिएक्शन एक दे रखी है Sn डाई पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, और इससे बन रहा है Sn+4 अपने एक्वस फॉर्म में, इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इसका E0 दे रखा है 0.15 वोल्ट। ये आपको यहां पर इस तरीके से एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, और अब आपको इस रिएक्शन के बेसिस पर क्या बोला गया है देखते हैं। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द रेडॉक्स इक्वेशन। आपको इसकी रेडॉक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रॉम
the standard potential from the standard potential of cell and predict if the reaction is reactant or product favored। अब ये रिएक्शन के बेसिस पर आपको ये पर्टिकुलर चीज निकालना, जरा वीडियो पॉज करो और मुझे ये रिएक्शन सॉल्व करके बताओ। अच्छा, बुक के अंदर मिसप्रिंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कीजिए, देयर इज अ मिसप्रिंट इन द बुक। अब कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। साहब क्लियरली दिख रहा है, साहब क्लियरली दिख रहा है कि ये रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस रिएक्शन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। 5 2 10, 2 5 10, और फिर ये कट जाएंगे एक दूसरे से। तो ये रिएक्शन अब आपकी क्या बन के तैयार हो जाएगी? ये बन जाएगी 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव प्लस रिएक्टेंट साइड नीचे Sn डाई पॉजिटिव भी है तो 5 Sn डाई पॉजिटिव, और अब प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा आपका? बन जाएगा 2 Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4 2 चलो H2O बाद में लिखेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम 5 Sn प्लस 4 प्लस 8 H2O। दिस विल बी योर रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन्स 5 2 10, 2 5 10, ये अपोजिट साइड होने की वजह से कट जाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए अब यहां पर आप देखो, इस रिएक्शन के अंदर Mn प्लस 2 से प्लस 4 बन रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब स्टेनस का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पर होता है, मतलब Mn का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर जब आप E0 निकालेंगे तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड लगाएंगे, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो Mn की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है? ये रही है, तो प्लस 1.51 माइनस एनोड की वैल्यू 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा भाई? 35 में 15 जोड़ू तो 50 और 1 जोड़ दू 36, तो 1.36 प्लस 1.36 वोल्ट। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, एक सीधा सा हिसाब ध्यान रखना, अगर आपके सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, इफ वी गेट द पॉजिटिव वैल्यू, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, मतलब रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। मतलब इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव, रिएक्शन विल फेवर द प्रोडक्ट, यानी आपके यहां पर प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बनते जाएंगे। तो आपका यहां पर रिएक्शन प्रोडक्ट फेवरिंग है। और अगर मान लो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में घुस जाती, और रिएक्शन फिर क्या करती? रिएक्शन फिर यहां पर रिएक्टेंट फेवरिंग हो जाती है, यानी रिएक्टेंट ज्यादा होते प्रोडक्ट कम होते, यानी प्रोडक्ट कम बनते। समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग यहां पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आ जाते हैं फटाफट से। हरा कलर का पेन है हमारे पास में। चलो क्वेश्चन देखो, पहला वाला, कैलकुलेट डेल्टा जी। ठीक है भाई, डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफ दे रखा है, यानी माइनस NF E0 वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो, आपके मैग्नीशियम पर यहां पर 0 चार्ज है, यहां पर +2 है, कॉपर पर +2 है, 0 है, यानी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो -2, F की वैल्यू 96500 एंड E0 ऑफ द सेल इज 2.71। इस रिएक्शन के अंदर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो है सेल की 2.71। बस क्या क्वेश्चन सॉल्व। 523.03 किलो जूल पर मोल विल बी योर आंसर। वैल्यू माइनस में आनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला माइनस लगाता है, माइनस NF E0, और वहां पर E0 ऑफ द सेल पॉजिटिव है, तो आंसर शुड बी नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं तुमको यहां बताना चाहूंगा जो मैंने अभी तक नहीं बताई। देखो यहां पर आपके इसकी जो फराडे की वैल्यू है कितनी है? कूलम्स पर मोल है,
और वहां पर जो आपका V है, यानी ये जो आपका E नॉट है, इसकी यूनिट V है, तो आपकी यहां पर यूनिट बन रही है कूलम्स वोल्ट पर मोल। और क्या आप लोग जानते हैं कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, यानी 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं, हम इसको जूल्स में लिख देते हैं। आपने देखा होगा ना पिछले बार वाले में मैंने कई जगह पर वैल्यूज जो है वो डायरेक्टली लिख दी थी, तो शायद कुछ बच्चों को हो सकता है वहां पर डाउट गया हो कि सर आपकी जो वैल्यू है डायरेक्टली यहां पर जूल पर मोल कैसे आई। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, यानी आपकी वैल्यू -1968600 कूलम वोल्ट पर मोल आ रही होगी, तो मैंने उसको जूल्स में डायरेक्टली लिख दिया। देयर इज नथिंग टू वरी, ठीक है। आप लोग इस बात को कहीं पर स्टार बना के लिख लेना ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना आए। चलिए, और जब जूल पर मोल में वैल्यू आ जाए 1000 से डिवाइड कर दो, यानी अगर मैं इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5233030 जूल पर मोल आपका एक्चुअल आंसर ये आ रहा होगा। मैंने उसको एक्चुअली 1000 से डिवाइड कर दिया तो मेरे को किलो जूल में वैल्यू मिल गई। समझ गए गेम? चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब यहां पर गाइस जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो नॉन्स्ट इक्वेशन से हम लोगों का एक फॉर्मूला निकला था, E नॉट ऑफ द सेल इज 0.059/2 log base 10 kc, राइट। ये फॉर्मूला सबको याद है, ये नॉन्स्ट इक्वेशन से फॉर्मूला निकला था। अब यहां पर आपसे पूछ ही रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.059 डिवाइडेड बाय 2 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। लॉग बेस 10, 10 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो इसको काट दो। 0.0 2 to the 4 2 9 18 295 into 1, तो 0.0295 इज योर आंसर, इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर वोल्ट्स में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप E नॉट की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें जरा इसको, नॉन्स्ट इक्वेशन के ऊपर है ये। चलो कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब इस क्वेश्चन को? वेरी इजी क्वेश्चन, नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यहां पर आप देखें, सबसे पहले हम लोग E नॉट ऑफ द सेल निकाल लेते हैं। सेल के E नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। मुझे इस रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि निकल डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाली चीज तो एनोड पर आती है, और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, +1 से 0 पर जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो कैथोड पर होगा। तो सिल्वर की वैल्यू आ रही है 0.80 वोल्ट माइनस निकल की वैल्यू आ रही है 0.25 वोल्ट। तो यहां पर आपका आंसर आ गया 0.55 वोल्ट। आपको E नॉट मिल गया सेल का। अब यहां पर आप देखो, आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, लगा लेते हैं हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन। अच्छा, यहां पर ये क्या पूछ रहा है? यू हैव टू कैलकुलेट, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड कैलकुलेट द E ऑफ द सेल, नॉट E नॉट। तो E ऑफ द सेल निकालने के लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। E नॉट ऑफ द सेल -0.059 डिवाइडेड बाय 2, देन आ जाता है यहां पर लॉग बेस 10 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब भाई प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड तो हम कुछ लिख नहीं सकते, तो भैया हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऊपर लिखो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? निकल का। रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर का। इस तरीके से आपको रिएक्शन बनानी है, ठीक है। लेकिन यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। ओ माय गॉड, लगभग मेरी फट गई, पीछे से हमारी बुक गिरी, एंड बुक गिरने के चक्कर में हमारी इतनी जोर से फटी कि दिल अभी तक धक धक कर रहा है। हमारा खिलाफ यह किसी की साजिश है। कहीं ये वो तो नहीं जिसका नाम यू से शुरू होता है और वाई पर खत्म होता है? उनकी साजिश है। हमारा बच्चों, आइए हम इसकी रिएक्शन लिखें, क्योंकि रिएक्शन लिखना ही हमारा सही अधिकार है। ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन छोड़ना, इसलिए निकल आएगा। रिड्यूस होने का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन लेना, तो पहले उसको आयोनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
फिर यहां पर निकल कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में जाकर +2 में, और सिल्वर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। लेकिन निकल 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या करें, तो इनके को हमें बैलेंस करना पड़ेगा इस तरीके से। अब यहां पर अब आप देखो कि यहां पर हम लोगों ने निकल डाई पॉजिटिव यानी प्रोडक्ट ऊपर रखा, याद करो मैंने कहा था ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसलिए मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहा था। तो आपको अगर रिएक्शन मिल जाए तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट साइड जो आयोनिक चीज है उसको ऊपर लिख दो और रिएक्टेंट साइड की जो आयोनिक चीज है उसको नीचे लिख दो। अब आप यहां पर देखो, यहां पर सिल्वर के आगे 2 है, यानी आपका जो इसका कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो मुझे इसकी पावर में 2 लगाना पड़ेगा। अगर मैंने इसकी पावर में 2 नहीं लगाया तो मुझसे गलती हो जाएगी, और सबसे बड़ी गलती बच्चे लोग यही करते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग E ऑफ द सेल निकाल लेते हैं। तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू क्या आई 0.55 माइनस 0.059/2 लॉग बेस 10। अब यहां पर निकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001। क्या मैं इसको 10 टू द पावर -3 नहीं लिख सकता? डेसिमल को 1 2 3 डिजिट इधर ले जाइए, तो बिल्कुल मैं इसको लिखूंगा 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय सिल्वर की वैल्यू है 0.1, यानी 0.1 को क्या मैं 10 टू द पावर -1 नहीं लिख सकता? 0.1 को क्या मैं 10 टू द पावर -1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं कि पावर में 2। अब आप देखो 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1। जब ये 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा ये 10 टू द पावर +1 बन जाएगा, तो ये इसको काट देगा, ये बन जाएगा 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -2। अब यहां बन गया -1, फिर ये -1 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर -1 से 10 टू द पावर +1 बन जाएगा, तो यहां केवल बचेगा 10 टू द पावर -1। क्या बचेगा? केवल 10 टू द पावर -1। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 0.55 माइनस 0.0295, मैंने इसको इससे काट दिया, यहां पर बचा log बेस 10 10 टू द पावर -1। अब आप पता है आपको ये वाली वैल्यू पता होती है कि नहीं? 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -1 जब उतर के आगे आ जाता है तो ये बन जाता है -1 log बेस 10 10, और log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहां वैल्यू बचती केवल -1। तो यहां पर आपके पास में इसकी वैल्यू बचेगी केवल -1, तो 0.55 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। अब आप जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.5795, 0.5795। ऐसा क्यों? बॉड मैस, BODMAS, M यानी मल्टीप्लीकेशन, यानी पहले माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगी। आपका आंसर आ गया, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। कुछ भी नहीं करना था इसमें, घटिया किस्म का क्वेश्चन था ये तो, एकदम घटिया क्वेश्चन था ये। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग कॉपर इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक रॉड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड जिंक का इतना इतना दे रखा है, तो सेल रिएक्शन क्या होगी? भाई हम लोग सब जानते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो रिएक्शन तो डेफिनेटली होगी Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव से बना होगा Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। अब यहां पर अगर आप E नॉट निकालें तो E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड पर होगा और कॉपर कैथोड पर होगा, तो क्योंकि कॉपर कैथोड पर होगा, कॉपर की वैल्यू दे रखी प्लस 0.34 माइनस एनोड की, यानी कि आपके यहां पर आप देखो ये जिंक की आपको वैल्यू दे रखी है -0.76। तो जब आप इसको सम करेंगे तो 1.10 वोल्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ऑफ द सेल की। तो आपका ई नॉट निकल गया। व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन? सेल रिएक्शन हमने मजाक मजाक में लिख दी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ई नॉट भी निकाल दिया। विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव? भाई पॉजिटिव मतलब किस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा? किस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा मुझे बताइए।
पॉजिटिव चार्ज किस पर एक्यूमुलेट होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपके जिंक के ऐसा समझो कि आपका सेल है, यहां पर आपका जिंक है, यहां पर आपका ZnSO4 है, यहां पर आपका कॉपर है, यहां पर आपका CuSO4 है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जिंक यहां पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो यहां पर जिंक के इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आ रहे हैं और यहां पर कॉपर को जैसे ही मालूम पड़ेगा कॉपर सल्फेट को कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कॉपर टूटने लगेगा Cu डाई पॉजिटिव में एंड SO4 डाई पॉजिटिव में, और ये सारे Cu डाई पॉजिटिव इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठे होने लगेंगे। अब आप सभी लोग जानते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप वो सीन याद करो कि जब वो कंडीशन थी, जब पार्टीशन हुआ था, या जब वो गुंडे मूवी अगर आपने देखी हो, उसमें रेफ्यूजी कैंप के अंदर क्या होता है कि जब देश में लड़ाई हो रही होती है तो जो आर्मी होती है वो इन रेफ्यूजीज को खाना देने आती है, तो ट्रकों में से खाना फेंकते हैं और खाने के लिए भीड़ दौड़ती है, जान पे खेल के लोग खाना लूटते हैं। लेकिन क्या सभी लोगों को खाना मिल पाता है? शायद नहीं, कुछ लोग भूखे रह जाते हैं। तो वही चीज यहां पर हो रही है कि इलेक्ट्रॉन खाने की तरह आ रहा है, कॉपर डाई पॉजिटिव उस खाने को लपकने के लिए यहां पर इकट्ठे हो गए। लेकिन भैया ये वायर की तो अपनी खुद की एक डायमीटर है, ये वायर एक वक्त में जितने इलेक्ट्रॉन्स ला पाएगा उतने ही ला पाएगा, उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट है। तो जो कॉपर आगे आगे होंगे उनको तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, लेकिन जो आइड साइड रह जाएंगे उनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस इस इलेक्ट्रोड पर वेट करते रह जाएंगे कि अब इलेक्ट्रॉन आएगा, अब हमें मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। इसीलिए यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज किस पर एक्यूमुलेट होगा? इट विल कम ऑन द कैथोड, जो कि कौन बना हुआ है आपका? कॉपर। कॉपर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कैलकुलेट जी नॉट। अच्छा ठीक है, जी नॉट निकालना है। तो पहले हम लोगों को यहां पर जिंक क्लियरली ऑक्सीडाइज और कॉपर रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, तो अपन इसका ई नॉट ऑफ द सेल निकालते। अब तो यार याद ही हो गया, ये जिंक और कॉपर का तो मुझे लगभग वैल्यू याद हो गई, अभी तो निकाली थी। कैथोड पर कौन होगा? कॉपर होगा, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है। तो प्लस 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, यानी कि टोटल वैल्यू हो गई प्लस 1.10 वोल्ट। ये आपके ई नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बस आपको यहां पर जी नॉट निकालना है। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट ऑफ द सेल। एन क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर छोड़ रहा है, नहीं ले रहा है, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। 96500 कूलम हो गया। और ई नॉट ऑफ द सेल इज 1.10 वोल्ट माइनस 212300 जूल पर मोल इज योर आंसर। देखा आप लोगों ने कैसा निंजा टेक्निक से हमको बेवकूफ बनाया? आर की वैल्यू डालकर, आर की वैल्यू डाल के हमको बेवकूफ बनाने की पूरी निंजा टेक्निक इन्होंने अपनाई, ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और सोचे कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आप देखो कहीं से कहीं तक हमें आर की जरूरत नहीं पड़ी। चलो इसको नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन नीचे वाले दिख रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग केसी फॉर द गिवन रिएक्शन। ओके चलो गाइस, ये रब कर दूं क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको रब कर देते हैं। चलो जगह यहीं पर बना लेते, तो यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ना यार। इसको अब कट कर देते हैं। ये गया तुम्हारा क्वेश्चन, जगह बन गई बढ़िया वाली, चकाचक काम हो गया कि नहीं मृत्युंजय सर का? वाह यार। चलो तो क्वेश्चन के अंदर हमको केसी निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम सेल का ई नॉट निकाल लेते हैं, ताकि हमारे को ज्यादा टेंशन ना हो। कैथोड माइनस एनोड कर दिया। अब कैथोड की वैल्यू क्या है? कैथोड कौन बनेगा? जिसका रिडक्शन होगा, यहां पर क्लियरली विजिबल है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। सिल्वर की वैल्यू दे रखी है प्लस 0.80 माइनस निकल की वैल्यू दे रखी है माइनस 0.25। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 0.55 वोल्ट विल बी द ई नॉट ऑफ द सेल। चलिए अब अगला फॉर्मूला क्या है? अगला फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10 केसी। अब आपसे यहां पर केसी निकालने को ही बोला जा रहा है। यू हैव टू फाइंड द केसी। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या है? 0.55।
इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं और ये डिवीजन में आ जाएगा 0.059। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि log बेस 10 Kc की वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इतनी इक्वेशन आप सभी लोगों की बन गई थी? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 35.53। 35.53। अब आप इसका लॉग एंटी लॉग निकाल लो। जब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो मैं काम करता हूं, इसको तोड़ लेता हूं और इसको लिख देता हूं लॉग बेस 10 की पावर 35 प्लस लॉग बेस 10 0.53। अब मैं जानता हूं कि log बेस 10 0.53 जो है, अगेन ये 3 से थोड़ा बड़ा है और 4 से थोड़ा छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 3.3 मान लेता हूं। तो Kc हो जाएगा, ये एंटी लॉग से मैं लॉग काट देता हूं और ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 35। ये आपके Kc की वैल्यू आ गई। यहां पर आपके Kc की वैल्यू कितनी आ गई? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 35 आपके Kc की वैल्यू हो गई। अब यहां पर आपको इसके अलावा ये और क्या बोल रहा है? बस इतना ही बोल रहा है ना, और कुछ तो नहीं बोल रहा है? मैं चेक कर लूं क्या? नहीं, अभी आपसे मैक्सिमम वर्क भी तो पूछ रहा है। अब मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए यार मुझे डेल्टा जी नॉट भी निकालना पड़ेगा, माइनस NF E नॉट वाले फॉर्मूले से। क्या NF E नॉट वाला फॉर्मूला यहां लगेगा? फराडे की वैल्यू दे रखी है, E नॉट की वैल्यू दे रखी है, सब दे रखी है, बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। यहां पर R की वैल्यू तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। यहां पर क्लियरली विजिबल है 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेम चल रहा है, तो -2 इंटू 96500 एंड E नॉट की वैल्यू वो आई 0.55। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेंगे? -202650 -202650 जूल पर मोल। और जब वैल्यू नेगेटिव आती है डेल्टा जी की, तो क्या समझते हैं हम इससे? कि वर्क डन हो रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और इतनी मात्रा में वर्क हो रहा है, इतनी मात्रा में यहां पर वर्क किया जा रहा है मेरे प्यारे गुलजारी लालो। क्या समझ में आ रही है मेरे गुलजारी लालो? क्या तुम्हें ये चीज क्लियर हो रही है? क्या तुम्हें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या ये देखा देखा लग रहा है? नहीं, एल्यूमिनियम कैडमियम का है। चलो रिएक्शन इसकी बनाओ, एक्स रिप्रेजेंट द सेल, ठीक है, ओके। इसका सेल बनाना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया? एनोड पहले, कैथोड बाद में। एनोड पर कौन आएगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। तो हम लिखेंगे एल्यूमिनियम सॉलिड सिंगल, एल्यूमिनियम +3 एक्वस। यहां पर बीच में अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा, तो हमें इनका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखना पड़ता है। फिर डबल बॉन्ड सॉरी, एक डबल इस तरीके से एरो लगाएंगे, ये सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करेगा। फिर यहां पर आ जाएगा आपका कैडमियम +2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। देन एक सिंगल डैश लगाकर यहां पर मैं लगा दूंगा कैडमियम और यहां पर लगा दूंगा सॉलिड। दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल। दिस इज हाउ आप इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? चलिए, अब आपको यहां पर क्या बोला है अगला? इसने वैल्यू ऑफ E नॉट इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द E ऑफ द सेल। डायरेक्टली E निकालना है, तो चलो नर्व्स इक्वेशन लगा देते हैं। E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन पहली बात तो 0.01 है और उसकी पावर में 2 आएगा। क्यों 2 आएगा उसकी पावर में? क्योंकि एल्यूमिनियम के यहां पर 2 मोल्स काम कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड कैडमियम है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और इसके 3 मोल्स होने की वजह से इसकी पावर में आ जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे गुलजारी लालो? अच्छा, अब यहां पर इस 2 से इसको, अच्छा ओके, यहां पर हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर तो टेक्निकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। और अगर यहां पर मैं देखूं तो यहां पर 3 और 2 यानी एल्यूमिनियम के 2 मोल्स 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, यानी 2 3 6, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और 3 मोल्स, तो यहां पर हमें 6 लगाना पड़ेगा। ओके, आई एम सॉरी, मैंने पहले 2 लगा दिया था, आप इसको प्लीज ठीक कर लीजिए। तो 260 माइनस, अब जब मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो 0.0
10 कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली, तो 600, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको ये मान लेता हूं और यहां पर लिखता हूं log बेस 10 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब देखो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज 0.01, तो ये कट गया और ये 0.1 जब इसको काटेगा तो ये बचेगा 0.1। तो यहां पर हमें वैल्यू मिलने लगेगी E ऑफ द सेल इज इक्वल टू 1.260 माइनस 0.01 लॉग बेस 10। 0.1 को मैं अगर डेसिमल इधर ले जाऊं 0.1 का, तो 1 या 10 की पावर -1 भी तो लिख सकता हूं मैं, है ना। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको 10 टू दी पावर -1 कर देता हूं। अब आप सभी लोग जानते हो लॉग बेस 10 की पावर -1 अगर करूं तो -1 उतर के आगे आ जाता है और यहां पर केवल बचता है लॉग बेस 10 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो नेट बन जाता है -1। ठीक है, तो यहां पर हम इसे लिखेंगे 1.260 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.260 प्लस 0.01, तो 1.270 वोल्ट के आसपास आपका कुछ आंसर आना चाहिए, कुछ अप्रोक्सीमेटली आपका ये आंसर आएगा 1.27। ठीक है, चलिए गाइस लेट्स मूव। ओके, अगला क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, 2018 से आ रहा है और बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जा रहा है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का खेल किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। यानी अगर आपके पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपके पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो इसके अंदर कितने आयंस मौजूद हैं। अब आप लोगों को सबको मालूम है जितने ज्यादा आयंस मौजूद होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो यहां पर अगर आपके सॉल्यूशन का मैं डाइल्यूशन बढ़ा दूं, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब हमने पानी की मात्रा बढ़ा दी, तो पहले हमारे पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने आयंस थे, लेकिन अब क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कम हो जाएंगे। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास में अभी 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाल रखा है। ठीक है, लेट्स इमेजिन आपने 1 लीटर पानी में 1 मोल नमक डाल रखा है। अब आपने उस 1 लीटर पानी को 10 लीटर की पानी की बाल्टी में खाली कर दिया और उसको आपने ऊपर से 9 लीटर और पानी मिलाकर टोटल सॉल्यूशन 10 लीटर कर दिया। अब आप बताइए, आपके 10 लीटर पानी के अंदर 1 मोल नमक ही है, क्योंकि आपने नमक की मात्रा तो बढ़ाई नहीं। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ये आपके पास में कितना लीटर पानी है, आप बोलोगे मेरे पास में 10 लीटर का सॉल्यूशन है। मैं बोलूंगा इस 10 लीटर के सॉल्यूशन में कितने मोल्स नमक है, आप बोलोगे 1 मोल नमक है। तो बोलूंगा 10 लीटर में 1 मोल समझ नहीं आ रहा, मेरे को 1 लीटर में कितने मोल है बताओगे। 1 लीटर पानी में अब कितने मोल है, आप बोलोगे 1 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.1 मोल। तो आपने देखा जैसे ही मैंने उसके अंदर पानी बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स घट गए। पहले 1 लीटर पानी में 1 मोल नमक था, लेकिन आपने उसमें 9 लीटर पानी मिलाकर जैसे सोल्यूशन 10 लीटर करा, आयंस की मात्रा अब पर लीटर कम हो गई, 1 की जगह 0.1 हो गई। अगर उस 10 लीटर में मैं 90 लीटर पानी मिला दूं, तो अब अगर मैं सॉल्यूशन को 100 लीटर कर दूं, तो मेरे पास में 1 मोल नमक इन 100 लीटर सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी 0.01 मोल इन 1 लीटर। तो अब आप यहां पर भी देखो कि आपका जो ये एक गिवन वॉल्यूम है, इमेजिन करो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, 1 लीटर है। तो पहले 1 लीटर में इतना था, फिर तुमने इसके अंदर 10 लीटर पानी मिला दिया और फिर आपने देखा कि 1 लीटर में कितना है, तो 10 गुना ये वैल्यू कम हो गई। तो डाइल्यूशन बढ़ाने की वजह से क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस एंड देयरफॉर आपकी जो कंडक्टिविटी है
एंड देयरफॉर आपकी जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर तुम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, तो डिक्रीज ही तो होगी कंडक्टिविटी। रीजन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन 2015 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पहले जा रहे हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम नॉट क्या होता है? व्हाट इज लैम्डा एम नॉट? इट इज द मोलर कंडक्टिविटी, आई वुड से इट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दो, इतना डाइल्यूट कर दो कि लगभग आपको लगे कि अब तो ये इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो गया है, तब उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? दैट इज स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज its molar conductivity when the concentration of the electrolyte approaches zero or infinite dilutions। कोई दिक्कत? It is the molar conductivity of ions at infinite dilution। कोई दिक्कत? इजी है, कोई परेशानी? चलिए, ये क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन, why conductivity of an electrolyte solution decreases with decrease in concentration। क्या ये मुझे वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा? अभी हम लोगों ने देखा कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, मतलब आप डाइल्यूशंस बढ़ा रहे हो, जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे पर सेंटीमीटर क्यूब आपके आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि आयंस ही तो इलेक्ट्रिसिटी या मैं कहूं करंट को कैरी करते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में करंट को कैरी करने वाले आयन की क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो करंट की कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द टर्म लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा एम नॉट। ये जस्ट अभी हम लोगों ने देखा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, या आप इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हो, द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ electrolyte solution when the concentration of solution approaches zero, that is upon infinite dilutions। यानी कि अगर आपने 1 चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में डाला, फिर उस 1 गिलास पानी जिसमें अभी 1 चम्मच नमक है उसको आपने 1 बाल्टी पानी में डाला, फिर 1 बाल्टी पानी से आपने उसको टब में डाला, फिर टब से आपने सीधा उसको उठा के तुम्हारे घर की सिंटेक्स की ऊपर 1000 लीटर वाली टंकी में डाल दिया। अब वो 1000 लीटर वाली टंकी के अंदर 1 चम्मच नमक का कोई स्वाद नहीं आएगा। मतलब मैं बोलूंगा कि मैंने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया है उस 1 गिलास पानी के सोल्यूशन को जिसमें 1 चम्मच नमक था कि वो तो इनफाइनाइट पहुंच गया है। तब उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी वो हम यहां पर उसकी बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देख लिया। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 सॉल्यूशंस है आपके पास में, ए एंड बी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी increases 1.5 times while that of A increases 25 times. Which of the following is strong and which of the following is weak? देखो सीधी सी बात है, यहां पर मैं इसको अगर ग्राफ के बेसिस पर बताऊं तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका कंसिस्टेंटली इंक्रीज होगा और जो वीक वाला होगा उसका पहले कुछ नहीं होगा और फिर एकदम सडनली उसकी हाइक आ जाएगी, एकदम सडनली उसकी यहां पर हाइक आ जाएगी। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो बी होगा और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ए होगा। सर आप क्या बात कर रहे हो? सर आप क्या बात कर रहे हो? क्या आप पागल हो गए हो? आप बी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोल रहे हो जबकि बी तो केवल 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है और ए सडनली 25 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बी वीक होना चाहिए। आप तो यहां पर उल्टा लिख रहे हो। जी नहीं, मैंने सही लिखा है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? जो 100% डिसोसिएशन शो करे। तो जब आपका
एक सॉल्यूशन, जब आपका एक सॉल्यूशन पहली बार सॉल्यूशन बनाने पर, आप एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे फर्स्ट टाइम, तभी वो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर 100% डिसोसिएट हो जाएगा। अब आप अगर उसका डाइल्यूशन करते भी रहें, अब अगर आप उसका डाइल्यूशन करते भी रहें, तो कंसिस्टेंटली उसका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके 100% आयंस तो पहले ही डिसोसिएट हो गए हैं, तो वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जाएगा, इसलिए केवल 1.5 टाइम्स। लेकिन अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट शुरुआत में 100% डिसोसिएट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। फिर आप उसमें और डाइल्यूशंस बढ़ाओ, और डाइल्यूशंस बढ़ाओ, और डाइल्यूशंस बढ़ाओ। जब आप डाइल्यूशंस बढ़ाते बढ़ाते नियर जीरो पहुंच जाते हो, यानी जब आप नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पहुंच जाते हो, तब सडनली वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक पीक देखने को मिलता है। और ये जो सडन पीक देखने को हमें मिलता है अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको सडनली 25 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये हम लोग ऑलरेडी बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। तो आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जिसको आप अल्फा बोलते हो, इंक्रीजेस नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। इस वजह से आपको सडन पीक देखने को मिलता है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इट इज द फ्रैक्शन, it is the fraction of ions, it is the fraction of ions present in a solution that are free in nature, and capable of conductivity, क्या बात समझ में आई? मतलब आपके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं अपने फ्री फॉर्म में, और वो कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 1, दैट इज 100%, सारे आयंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसके अल्फा की वैल्यू केवल 0.3 है, यानी अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो केवल 30% ही आयंस फ्री है जो कंडक्टिविटी कर सकते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है दैट रिलेट्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कोई बात नहीं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m is equal to alpha multiplied by molar conductivity at infinite dilutions। इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर आपके इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंडक्टिविटी रहेगी, उसको आप उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको उसकी नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आप और मैं क्या करें? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है। कंडक्टिविटी क्या है? कप्पा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कप्पा की वैल्यू तो पता चल गई। फिर क्या बोल रहा है? एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस इट्स वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अब अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी, ये दो फॉर्मूले आप लोग ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हो। यानी अगर आपके पास में 1 मोल सोल्यूशन है तो उस 1 मोल सोल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी? दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो गाइस, कंडक्टिविटी का तो आप सबको कॉन्सेप्ट पता ही है। कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे आप सोल्यूशन का डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज होंगे,
एंड देयरफॉर आपका कप्पा यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी, तो गाइज मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी फिक्स है कि मेरे पास एक मोल आयंस की कंडक्टिविटी क्या होगी। देखो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी में बहुत फर्क है। कंडक्टिविटी हम आयंस की चेक करते हैं लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितने आयंस होंगे उतनी कंडक्टिविटी होगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम पर डिपेंड ना करते हुए तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है कि तुम्हारे पास 1 मोल आयंस है और उसकी कंडक्टिविटी कितनी। यहां पर वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं, तो अगर मेरे पास में 1 मोल आयंस है, फॉर 1 मोल आयंस इफ वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, यानी अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो पहले आपका 1 मोल नमक के जितने भी आयंस हैं, यानी 1 मोल सोडियम पॉजिटिव चार्ज वाला और 1 मोल क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाला, ये 2 मोल आयंस, 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव, ये 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव अभी 1 लीटर पानी के अंदर है। जैसे ही मैंने इसको डाइल्यूट करके 10 लीटर सॉल्यूशन में डाला, अब इनके पास में घूमने के लिए 1 लीटर नहीं 10 लीटर जगह है। मतलब तुम्हारे पास में ऑडी कार थी और पहले तुम ऑडी कार को एक, जिसको बोलना चाहिए बहुत कंजेस्टेड जगह पर चला रहे थे, लेकिन अब तुम्हें एक अच्छा लंबा चौड़ा रोड मिल गया है और फिर मैंने उस 10 लीटर को क्या करा 100 लीटर में डाल दिया, तो अब तो वॉल्यूम और बढ़ गया और फ्री स्पेस बढ़ गई आयंस के मूवमेंट के लिए। यानी अब ऑडी नॉर्मल रोड पे भी नहीं, सीधा हाईवे पे चल रही है, 8 लेन हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे जू 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 चलेगी। समझ में आ रही बात आपको? तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है, अगर आप 1 मोल आयन का इंक्रीज कर देंगे डाइल्यूशन, देयरफॉर देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस, यानी आपके आयंस के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। भाई अगर तुम्हारे पास में अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी में Na पॉजिटिव भी घूम रहा है, Cl नेगेटिव भी घूम रहा है। अब क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, जगह ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके अट्रैक्शन की वजह से इनके स्पीड, इनका मूवमेंट, इनका खाली स्पेस में घूमना कम हो जाएगा। लेकिन जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ा दोगे, अब Na पॉजिटिव इधर है, Cl नेगेटिव इधर है, दूर दूर घूम रहे हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। और वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो खूब घूम रहे हैं, खूब तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा एंड देयरफॉर इनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशंस बढ़ाने पर इंक्रीज होती है, लेकिन कंडक्टिविटी डाइल्यूशंस बढ़ाने पर डिक्रीज होती है। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद करके रखने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखो। आपके पास में ग्राफ में 1 2 3 दे रखा है, आपके पास में ग्राफ में 1 2 और 3 दे रखा है और बोला गया है कि इसमें NaCl, HCl और NH4OH कौन है, पहचानो। तो देखो NH4OH जो है वो आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसी वजह से वो ग्राफ में 3rd नंबर पर होगा। और आपका NaCl एंड HCl जो होगा, ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 1 और 2 कौन होगा? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका 1 होगा वो HCl होगा और जो आपका 2 होगा वो NaCl होगा। सर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि 1 कौन है और 2 कौन है? तो देखो यहां पर HCl जब टूटेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपको यहां टूटता हुआ दिखाई देगा। अब गाइस Na पॉजिटिव इज अ मेटल, मेटल के साथ साथ ये जब टूटेगा तो ये अलग तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई रहेंगे एज कंपेयर टू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव कोई मेटल नहीं है, तो यहां पर इसकी आयोनिक मोबिलिटी, यहां पर HCl की आयोनिक मोबिलिटी विल बी मोर और NaCl की आयोनिक मोबिलिटी विल बी लेस। इसलिए जिसकी आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा वैल्यू शो करेगा, फिर उससे कम जिसकी होगी वो शो करेगा, और फिर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा
फिर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो यहां आ जाएगा NH4OH लाइकवाइज। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया मेरे को इस क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन बैंक का था ये। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया जिसको हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ओके तो इस क्वेश्चन को सब लोग जरा ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है कि कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, यानी कप्पा आपको दे रखा है 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर, और यहां पर आपको कंसंट्रेशन भी दे रखा है 0.20 मोलर, और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, और यहां पर आपको टेम्परेचर दे रखा है। तो गाइज ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को अभी मैं थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ाया मोलर कंडक्टिविटी का, देखो जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो अभी मैंने आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ाया, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। सो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन द मोलारिटी। सो कप्पा की वैल्यू 0.025 इंटू 1000 अपॉन 0.20, बस दैट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कुछ करना बाकी रह गया? कुछ भी नहीं, आपका सीधा आंसर आ जाएगा 125 साइमन पर सेंटीमीटर हो गया, और ये जो 1000 है ये सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और यहां पर ये आपको मोलारिटी दे रखी होती है, दिस इज योर मोलारिटी, तो ये जो मोलारिटी है ये ऊपर जाकर पर मोल हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, तो फाइनल आपकी जो यूनिट बनकर आएगी वो आएगी 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपकी वैल्यू हो गई फाइनली मोलर कॉन्सेंट्रेशन की। कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कोई बुरा क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, यहां पर भी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है ना, अगेन यू हैव कप्पा विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इफ मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution for acetic acid is 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब यहां पर भी आप देखिए आपको कॉन्सेंट्रेशन इज अगेन गिवन, यानी आपको यहां पर भी मोलारिटी दे रखी 0.001 मोलारिटी आपको यहां पर दे रखी है। तो यहां पर भी आप एक काम कीजिए, आप यहां पर लैम्डा एम निकाल लीजिए which is equal to कप्पा into 1000 upon molarity. So कप्पा की वैल्यू is 4 into 10 to the power -5 साइमन पर सेंटीमीटर into 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलारिटी की वैल्यू हो गई 0.001 मोल पर लीटर। अब एक बात समझना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मोल्स पर लीटर मोलारिटी की यूनिट है लीटर, इस लीटर को ही एक्चुअली हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हैं। हम लोग जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो 1000 है ना ये ऊपर आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब, तो नीचे रह जाता है मोल। यहां पर देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यहां पर ये जो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ये मोलारिटी की यूनिट है, मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब अपने आप यहां पर 1000 के साथ ऊपर चला गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000, तो अल्टीमेटली आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना आपको सीधी सीधी वैल्यू मिलेगी 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये 3 है, ये भी 10 टू द पावर -3 है, ये -3 कट जाएगा, तो -3 -8 -5, क्या 10 टू द पावर -5 है? लेट मी चेक विद द क्वेश्चन वंस। हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे ये हो गया था,
मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, 10 टू दी पावर -5 अपन सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देते हैं। इस 1000 को मैं 10 टू दी पावर 3 लिखता हूँ, ये 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, 1 2 3, ये ऊपर जाकर +3 हो जाएगा, तो ये भी +3 हो जाएगा ना। हाँ, और ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर मोल, तो ये 3 + 3 6, 6 - 5 10 टू दी पावर 3 6 हो जाएगा, 6 - 5 यानी 1, तो 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल विल बी योर लैम्डा एम। अब आपको यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। तो मोलर कंडक्टिविटी एट नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन इज 40 डिवाइडेड बाय एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस इज 390। ये और ये कट गया। अब आप देखो लगभग अगर मैं इसको 40 मान लूं तो ये हो जाएगा 1/10, और 1/10 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कुछ वैल्यू हो जाएगी 0.1 के आसपास। तो एक काम करते हैं, हम इसको 0.103 ले लेते हैं, तो भी वेरी स्पेसिफिक, हटाओ मैं इसको 0.10 ही ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको 0.10 ले लेता हूं। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये अभी हम लोगों से डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। अभी तो हम लोगों ने केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला, तो अब डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा पहले रिएक्शन को। मेरे पास में एसिटिक एसिड की रिएक्शन होती है, CH3COOH से टूटता है और बनता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर शुरुआत में इसके 1 मोल हुए तो इसके 0 होंगे। मेरी बात बिल्कुल सही लग रही है सब लोगों को। अब इस एक काम करते हैं, इस 1 को मैं मान लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन C। शुरुआत में इसका कॉन्सेंट्रेशन C रहा होगा और C में से अभी कुछ नहीं टूटा होगा, लेकिन लेटर ऑन आपके C में से 1 - अल्फा डिसोसिएशन हो गया, या ऐसा मान लो कि आपका जो C है उसमें से C अल्फा डिसोसिएशन हो गया, तो यहां पर C अल्फा बन गया, यहां पर C अल्फा बन गया। अब यहां पर आपके Ka की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट यानी C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय C कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 - अल्फा, ये और ये कट गया, तो यहां पर Ka की वैल्यू हो जाएगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। नाउ कॉन्सेंट्रेशन कितना है वहां देखिए 0.001, योर कॉन्सेंट्रेशन इज 0.001, अल्फा क्या है 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 1 - 0.10। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको कुछ फाइनल वैल्यू जो मिल रही होगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5। इस तरीके से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 साल आया है, 13 में भी आया है और 12 में भी आया है, मतलब इंपॉर्टेंस तो रखता है ये क्वेश्चन, तभी आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा था कंडक्टिविटी। अगेन इसके अंदर आपको दे रखी है कंडक्टिविटी, यानी कि आपको कप्पा दे रखा है 2.48 इंटू 10 टू द पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.20 मोल्स पर लीटर, और आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। सो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो कप्पा की वैल्यू इज 2.48 इंटू 10 टू द पावर -2, और यहां पर यूनिट लिखेंगे साइमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये और ये मार डालो। मोलारिटी की वैल्यू 0.20 मोल। अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ये 2 हटा लो 1 2, और ये ऊपर चला जाएगा 1000 से कट जाएगा, तो वैल्यू कुछ 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के आसपास आएगी। एक बार जरा इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आंसर विल बी 124, डेफिनेटली आंसर इतना आएगा। अब यहां पर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप यहां पर कोलरॉश लॉ के हिसाब से देखिए KCl की बात चल रही है, तो KCl का आपको लैम्डा m नॉट ऑफ K पॉजिटिव दे रखा है और लैम्डा Cl नेगेटिव भी आपको यहां पर दे रखा है। K पॉजिटिव की वैल्यू है 73.5
और Cl नेगेटिव की वैल्यू है 76.5, जिसका टोटल होता है नियर अराउंड 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा C मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट विल बी 124 डिवाइडेड बाय 150। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? नियर अराउंड कुछ 0.8 के आसपास आपका इसका आंसर आना चाहिए। 0.80 विल बी योर अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, बढ़िया रहा ये क्वेश्चन भी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। चलिए ग्रेट, अगला क्वेश्चन यहां पर मैं आपको करवाता हूं। ओ अच्छा, अगला क्वेश्चन तो इसके नीचे लिखा हुआ है ना। हाँ जी हाँ जी, चलो तो इसको पहले आपको नोट करना पड़ेगा गाइस। नोट कर लीजिए जरा इसको, ताकि मैं इसको रब कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। डन, ग्रेट, सुपर, ऑसम। ओके ओके ओके। हाँ, अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहले पिछली साइड पे जाके देख लूं। यहां पर आपको ये 1.29 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास में R1 द रेजिस्टेंस दे रखा है ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सोल्यूशन इज 100 ohms. द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अगर आप उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल करते हो, इट विल बिकम 520 ohms. कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, यानी आपको यहां पर एक्चुअली कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। लेकिन आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट गेम देखो कि कंडक्टिविटी आपको यहां पर पीछे दे रखी है 1.29 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। अगर आप इसको बड़ा करके देखें तो यहां पर आपको ऑलरेडी इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है। द कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी गिवन हियर 1.29 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कंडक्टिविटी इज 1.29 इंटू 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कर दूं तो ये बन जाएगा 1.29 पर ओम पर मीटर। अब यहां पर आपको पता है एक फॉर्मूला बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, दैट इज कप्पा इज इक्वल टू दैट इज सेल कांस्टेंट, यानी G स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू रेजिस्टिविटी। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू रेजिस्टिविटी। अब कप्पा की वैल्यू इज 1.29 ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 100 ओम। तो ओम और ओम कट गया तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 129 पर मीटर, दैट इज योर G स्टार, यानी ये आपका सेल कांस्टेंट निकल गया। क्या आपका यहां पर सेल कांस्टेंट निकल गया? अब आप एक काम कीजिए, सेम फॉर्मूला R2 के लिए अप्लाई कर दीजिए। R2 आपको यहां पर दे रखा है 520 ओम्स। अब आपको इसका क्या निकालना है? अब आपको इसका कप्पा फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा G स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू R। अब G स्टार की वैल्यू तो यहां से आ गई 129 पर मीटर, कप्पा की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टिविटी आपको 520 ओम दे रखी है, तो कप्पा विल बिकम इक्वल टू 129 पर मीटर डिवाइडेड बाय 520 ओम। ये ओम को ऊपर ले जाओ तो ये ओम्स भी जो है ये पर ओम दिखाई देने लगेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 13520, तो 13520 को डिवाइड करने पर अप्रोक्सीमेटली कोई आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए 0.250 के आसपास मान सकता हूं। तो एक काम करता हूं 0.248 ले लेता हूं और आप इसे लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर, या आप चाहे तो 0.248 को साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं। भाई साइमन इज इक्वल टू पर ओम ही होता है, साइमन इज इक्वल टू पर ओम होता है। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा है फाइनली आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। तो कप्पा की वैल्यू आ चुकी है 0.248 साइमन। अच्छा एक काम करें, इसको सेंटीमीटर, चलो अभी मीटर में लिखो, साइमन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय आपकी जो मोलारिटी है इस सोल्यूशन की कितनी है, ये इसकी 0.02 है, 0.02। तो जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या आप एक काम करो, ज्यादा झंझट नहीं करना हो तो आप एक काम करो, पहले कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लो। भाई अपन एक काम करते हैं, पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं।
आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोल्स पर लीटर। क्या यही आपका कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोल्स पर लीटर? अब आप एक काम कीजिए, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 को तो ये बन जाएगा मोल पर मीटर क्यूब। 1 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब होता है ना? नहीं, 1000 लीटर। आप लोग सब जानते हैं 1000 लीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब। तो मैंने क्या करा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी वैल्यू आ गई 20 मोल्स पर मीटर क्यूब। समझ में आया प्रॉब्लम? अब यहां पर आप लोग लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला, दैट इज कप्पा बाय सी। एक ये फॉर्मूला भी होता है, एक तो फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना हो तो ये लगा सकते हो। तो कप्पा की वैल्यू 0.248 साइमन पर मीटर आ रहा है, और यहां पर आप इसको कर दीजिए 20 मोल्स पर मीटर क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा? 20 का अगर अपन डेसिमल निकाल दें, ये इसको ऊपर तो 0.0248 हो जाएगा, तो 0.0124 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी बीजी क्वेश्चन था, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन भी इजी इजी दिख रहा है मुझे, कुछ खास इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। देखो क्या बोल रहा है। ओके, Al2SO4 होल थ्राइस को अगर मैं तोड़ूं तो मुझे 2Al पॉजिटिव मिलेगा और 3SO4 डाई नेगेटिव मिलेगा, है ना? ये यही बोल रहा है। ठीक है, अब क्या कहने का मतलब है इसका? अब ये बोल रहा है कि आपके पास में लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस की जो वैल्यू है वो 858 है। लैम्डा एम नॉट ऑफ SO4 डाई नेगेटिव की वैल्यू 160 है। तो आपको लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ऑफ Al+3 का। कैसे निकालेंगे? कोलरॉश लॉ लगाना पड़ेगा गाइस। क्या कहता है कोलरॉश लॉ? भाई कोलरॉश लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AlSO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3 प्लस 3 मोल्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 डाई नेगेटिव। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपको 858 दे रखी है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3 इंटू 160, तो ये हो जाएगा 1480। तो आप 858 में से 480 माइनस कर दीजिए और ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी 8 और 5 में 2 गए तो 7 और 7 में 3 4 गए तो 7 में से 4 गए तो 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 189 के आसपास कुछ आपका इसका आंसर आना चाहिए। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, चलेगा इस आगे बढ़े। चलो अभी वाला क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। ये बोल रहा है कि आपके पास में कंडक्टेंस सेल है जिसके अंदर 0.1 मोलर KCl है, जिसका रेजिस्टेंस तो हम यहां पर लिख लेते हैं R1 कितना दे रखा है 85 ओम्स। आपको इसका दूसरा, अगर आपने इसी सेल के अंदर इसी कंडक्टेंस सेल के अंदर अगर आपने 0.052 मोलर सोल्यूशन भर दिया अननोन इलेक्ट्रोलाइट का, वो KCl था, यहां पर आपने अननोन इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, तो अब इसका रेजिस्टेंस चेंज होकर हो गया 96 ओम्स। आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, अगर आपको यहां पर कप्पा दे रखा है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2
पर ओम पर सेंटीमीटर। एक काम करता हूं, इसको मैं अभी टेक्निकली 1.29 कर देता हूं डायरेक्टली, ताकि ये पर ओम पर मीटर हो जाए। अब आप लोगों को सबको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला क्या सर, जी स्टार यानी कि आपका सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा की वैल्यू इज 1.29 पर ओम पर मीटर मल्टीप्लाई बाय आर रेजिस्टेंस इज योर 85 ओम। ओम से ओम कट गया, यहां पर आपको फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी 1.29 इंटू 85 करके देखो जरा, 109.5 पर मीटर, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आप यहां से R2 उठा लीजिए और यहां से G स्टार उठा लीजिए। सो नाउ इन इक्वेशन नंबर 2 आपको यहां पर वापस से फॉर्मूला लगाना है, वापस आपको फॉर्मूला लगाना है G स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। अब आपको G स्टार की वैल्यू तो मिल गई है 109.5 पर मीटर। आपके पास में रेजिस्टेंस भी है R2 जो कि डिवीजन में चला जाएगा 96 ओम। तो यहां से आपको कप्पा मिल जाएगा किसका, ये सेकेंड सोल्यूशन का, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.052 दे रखा है। आपको इसका कंडक्टेंस मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 109.5 को अगर मैं 96 से डिवाइड करूंगा तो 1.14 पर ओम पर मीटर आपको यहां पर वैल्यू आ जाएगी। अब आप चाहें तो आप इस वैल्यू को अगर आप चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख दो 1.14 इंटू 10 टू द पावर -2 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है फाइनली, अब आपसे बोल रहा है मोलर कंडक्टेंस निकालो। तो गाइस अब इसका मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीधा है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। कप्पा की वैल्यू क्या आ गई 1.14 इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा, यहां पर मैं पर ओम को साइमन लिख देता हूं, पर ओम इज योर साइमन, और ये हो गया पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इज 0.052 मोल। ये तो मैंने आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले कि मोल और सेंटीमीटर क्यूब का क्या लोचा है यहां पर। ठीक है, कोई परेशानी। अब आप यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, नियर अराउंड 2 इट शुड बी नियर अराउंड 21923.07 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो तो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ कप्पा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, इसको जरा नोट कर लो, मैं इसको रब करूंगा नीचे वाला क्वेश्चन क्योंकि मेरे को यही कराना पड़ेगा। तो जरा इसको रब कर लो, पहले लिख लो ताकि मैं रब कर लूं। रब क्या कर लो, तुम रब करने आओगे कि मेरे को रब करना पड़ेगा। ही लोल्स, मेरा लोल्स हो गया लोल्स। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। आपको यहां पर देखो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलर कंडक्टिविटी of acetic acid solution is 39 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपको दे रखी है। किसकी दे रखी है, ये एसिटिक एसिड की CH3COOH की। फिर आपको लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है NaCl, HCl और CH3CONa का। अब यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा। हाँ, इसके आगे का इस क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको इसकी एक्चुअली अपन एक काम करते हैं, वो सारी वैल्यूज यहीं लिख लेते हैं। आपको यहां पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एसिटिक एसिड का CH3COOH का, दैट इज 39.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर आपको लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है NaCl का। लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां पर दे रखा है HCl का, और आपको लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दे रखा है CH3COONa का। इन तीन की वैल्यूज क्या दे रखी है, देखिए NaCl की 126.4 लिख लेते हैं, 126.4। फिर आपकी 425.9
25.9 अपने HCl की दे रखी है और CH3CO ने की 91 दे रखी है, 91। अच्छा, इन सब की यूनिट क्या होगी? वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपसे ये बोल रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालो, यानी आपको यहां पर लैम्डा m नॉट निकालना है CH3COOH का, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो चलो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहां पर कोलरॉश लॉ वाला नियम लगाना पड़ेगा कि रिएक्शन मेरे को बनानी पड़ेगी CH3COONA मेरे पास में है, अगर मैं इसका ट्रीटमेंट HCl के साथ कर दूं सो डेफिनेटली यहां पर मुझे मिल जाएगा CH3COOH और NaCl रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। अब बताइए CH3CONA की वैल्यू कितनी दे रखी है? 91 प्लस HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है? 425.9। यहां पर आप लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता और NaCl की वैल्यू दे रखी है 126.4, तो इसकी वैल्यू इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पर x क्या हो जाएगा? अपन इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 + 1 6, 9 + 2 11, एक कैरी 526.9 ये हो जाएगा और इसमें से आप 126.4 माइनस कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी एक्चुअली है क्या? ये लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन है आपके एसिटिक एसिड का। अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हमारा निकल गया, हो गया। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है ये? हाउ मच एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यानी कि ये आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है अल्फा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन या सिंपल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर आपके लैम्डा mc की वैल्यू क्या है? 39 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या हो गई? अपन इसको 390 ले लें तो ये वैल्यू हो गई 1/10 यानी 0.1। और वी कैन से अगर हम अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो अल्फा की वैल्यू 0.1 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10% इज द डिसोसिएशन। आपका जो एसिटिक एसिड है वो कितना डिसोसिएट हुआ है? वो 10% डिसोसिएट हो गया है। तो फिर अनआयोनाइज्ड कितना रह गया? तो फिर अनआयोनाइज्ड कितना रह गया? 90% अनआयोनाइज्ड रह गया। हुआ था आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व? ये क्वेश्चन गाइज आप लोगों से बना था कि नहीं बना था? चेक कर लो इसको फटाफट से और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चले आगे बढ़े? ओके ग्रेट। अब यहां पर हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, एक्चुअली बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था वाटर को H2O में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रिएक्शन जरा लिख लेते हैं पहले। अगर आपके पास में वाटर है और अगर मैं वाटर को तोड़ूं तो यहां से 2H पॉजिटिव निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? पक्का? अच्छा, अब जब आप वाटर तोड़ोगे, जब आप वाटर तोड़ते हो तो आपको यहां से क्या निकलता हुआ दिखता है? सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग वाटर के 2 मोल्स लेते हैं तो हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई नजर आती है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती हुई नजर आती है। ये रिएक्शन सबको पता है। अगर तुमको ये रिएक्शन नहीं आती तो ये रिएक्शन सबको आती है? हाँ सर, सबको आती है। क्या तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते सिखाया था? हाँ सर, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। यहां पर कितना हो जाएगा सर? ये एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो 0 हो गया। मुझे बताइए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो गया, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे होंगे अपने आप को ऑक्सीडाइज कराने के लिए। सो बस इस रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड, यानी आपसे Q पूछा गया है। तो Q इज ऑलवेज इक्वल टू N इंटू F। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और F की वैल्यू क्या है? 96500 कूलम्स। तो आपका आंसर कितना हो गया? 00003 और 193,000 कूलम्स इज योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रीजन पूछ रहे लाए बड़ू लोग अपने से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑक्सीजन गैस को रिलीज होना चाहिए। कब? जब आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, जब आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, सो टेक्निकली यहां से एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये यही पूछ रहा है कि आप यहां से क्लोरीन गैस क्यों निकालते हो। टेक्निकली अगर आप क्लोरीन और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नोट करो तो लोअर एंड पर ऑक्सीजन की वैल्यू देखी जाती है। सो टेक्निकली रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस निकलनी चाहिए, तो क्लोरीन क्यों निकल रही है। तो गाइज यहां पर आप लोगों को इसका रीजन ये लिखना पड़ेगा दैट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी स्लो। आपके ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ रिलीज है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होता है ना, इतनी धीरे गैस रिलीज होती है कि मैं क्या बताऊं। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त वी इंक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ द प्रोसेस, हम प्रोसेस का क्या इंक्रीज कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रोसेस का वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं एक्सटर्नल बैटरी की मदद से। भाई आप यहां पर एक्सटर्नल बैटरी का इस्तेमाल करते हो ना, तो जब आप एक्सटर्नल बैटरी का इस्तेमाल करते हो वोल्टेज बढ़ जाता है, और जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो वो क्लोरीन के लिए फेवरेबल हो जाता है। भाई ऑक्सीजन अगर आपको रिलीज करना है तो आपको वोल्टेज कम रखना पड़ेगा, कम वोल्टेज रखोगे तो ऑक्सीजन बहुत धीरे धीरे रिलीज होगा, प्रोसेस बहुत स्लो चलेगी। तो हम एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो वो क्लोरीन को मैच करने लग जाता है वोल्टेज। समझ में आ रही है आप लोगों को। सो देयरफॉर आपके जो क्लोराइड आयंस हैं, so therefore chloride ions starts oxidizing themselves at higher voltage and therefore chlorine is released chlorine gas is released। क्या होने लग जाता है, 2 moles of Cl नेगेटिव आयंस आते हैं, ये Cl2 बन के बाहर उड़ जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, ये रिएक्शन होने लग जाती है। अब ये रीजन है जो आपको यहां पर देना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक टू Zn डाई पॉजिटिव, यानी Zn डाई पॉजिटिव को आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तभी ये रिड्यूस होगा। तो यहां पर रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो चार्ज यानी Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू F यानी 2, और फराडे की वैल्यू 96500 कूलम, तो तुम्हारा आंसर आ गया 193000 कूलम। ये तो रट ही लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे। फराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, W is directly proportional to Q. What is W? It is the amount of substance deposited. It is the amount of substance deposited or released at an electrode। यानी जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कर रहे होते हो तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर तो कोई सब्सटेंस जमा हो जाता है और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से कोई सब्सटेंस रिलीज या लिबरेट हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो वो जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या वो जो सब्सटेंस रिलीज हो रहा है वो कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में हो रहा है, is directly proportional to the charge given to the process। आप उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कितना चार्ज दे रहे हो, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा आप लोगों को यहां पर डिपोजिशन होता हुआ नजर आएगा। कोई परेशानी इसके अंदर, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट, यानी आपके I की वैल्यू यहां पर 2 एम्पियर दे रखी है, पास टू द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 50 मिनट्स, यानी टाइम दे रखा है 15 मिनट। अब आप लोग सब जानते हो मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेकेंड हो गया। Q क्या होता है, I इंटू टी, यानी 2 इंटू 900, तो वैल्यू क्या हो गई 1800। 1800 इज द चार्ज, 1800 इज द चार्ज। क्या यहां तक आपको चीज समझ में आ गई?
कोई परेशानी आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम आगे चलें। अब हम यहां पर एक रिएक्शन देखते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है कि आपको यहां पर मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, यानी अभी आपके पास में सिल्वर +1 चार्ज में है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होगा और यही सॉलिड बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यही सॉलिड यहां पर डिपॉजिट हो रहा है। सो टेक्निकली यहां पर अगर आपको 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट करना है तो आपको यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। आप देखो ना रिएक्शन में 1 है, ये भी 1 है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 फराडे और 1 मोल सिल्वर यानी कि 108 ग्राम्स। 1 मोल फराडे मतलब क्या, 96500 कूलम्स इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। अगर आप इतना चार्ज प्रोवाइड करते हो, इतना कूलम्स प्रोवाइड करते हो, तो 1 मोल सिल्वर यानी इतना डिपॉजिट होगा। लेकिन अभी आप कर कितना रहे हो, अभी तो आप केवल 1800 कूलम ही प्रोवाइड कर दो, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, x। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 108 मल्टीप्लाई बाय 1800 अपॉन 96500। ये 2 0 से 2 0 काट दो। फाइनली जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा वो 2.014 के आसपास दिखाई दे रहा है। 2.014 ग्राम ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फराडे लॉ पर बेस्ड था। जिन लोगों को ये मोल वाला कॉन्सेप्ट पता है वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैंने पढ़ाया है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फराडे एंड 1 फराडे इज ऑलवेज इक्वल टू 96500 कूलम एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब 1 फराडे करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 फराडे मतलब इतने कूलम्स, 1 मोल मतलब इतने ग्राम। तो ये पूरा स्टोइशियोमेट्री यहां पर हमें लगाना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट फराडे फर्स्ट लॉ। क्या मुझे फिर से फराडे फर्स्ट लॉ को स्टेट करना चाहिए? हम लोग सब जानते हैं फराडे फर्स्ट लॉ क्या है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, हाउ मच चार्ज इन टर्म ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव। कॉपर डाई पॉजिटिव को जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूंगा तभी वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्या ये रिएक्शन सबको क्लियर है? तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब टेक्निकली 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडे। 2 फराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स, मतलब 193000 कूलम इज द चार्ज रिक्वायर्ड। घटिया क्वेश्चन, एकदम घटिया क्वेश्चन था कि नहीं था? सब लोगों को पता है? चलिए ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, दिस इज Cr2O7। क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन में दिस इज Cr2O7। तो यहां पर अगर आपके पास में Cr2O7 डाई नेगेटिव है और अगर इससे आपका Cr+3 बन रहा है तो पहले तो मैं 2 लगाकर बैलेंस कर दूं दोनों तरफ। अब यहां पर जब आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो यहां पर 7 to the 14 जाएगा 12, तो क्रोमियम पर आ जाएगा +6 चार्ज और यहां पर क्रोमियम पे +3 चार्ज है। तो आप देखिए एक क्रोमियम का चार्ज +6 से +3 हो गया, तो 6 से 3 हो गया, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। पर आपके पास में टोटल क्रोमियम कितने हैं? 2। तो ये तो एक क्रोमियम की वैल्यू है, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। मतलब टेक्निकली इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, टेक्निकली इस केमिकल रिएक्शन के अंदर n की वैल्यू आ गई 6, तो Q विल बी n इंटू F। तो 6 और F इज 96500। बस आपका आंसर आ गया 0065 से 33 कैरी, 6 से 39, 6 9 54, 579 000 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, चलो तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में तो कुछ खास होता नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेडी करंट 2 एम्पियर पास किया इसने। ठीक है, तो हमारे I की वैल्यू क्या हो गई, 2 एम्पियर्स। अब हमको क्या लिखना है, बस पास टू 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल्स X एंड Y कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि फराडे सेकेंड लॉ है ना।
और इसमें क्या बोल रहा है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है FeSO4 एंड ZnSO4 अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ आयरन इज डिपॉजिटेड। यानी यहां पर आपका जो आयरन है उसके W की वैल्यू आपको दे दी गई है 2.8 ग्राम्स। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, अब ये पूछ रहा है करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, मतलब यहां पर एक्चुअली आपसे दो चीजें पूछी जा रही है कि पहली बात तो आपको यह बताना है पहले वाले केस में करंट कितनी देर बहा, और दूसरे वाले केस में आपको बताना है कि एक्चुअली आपका कितना अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिट हुआ। तो देखो फराडे पहले मुझे फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा, W इज इक्वल टू W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो W विल बिकम इक्वल टू Z इंटू Q। अब Z क्या है, Z इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय फराडे मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू W। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में आपको W की वैल्यू दे रखी है विच इज 2.8 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट किसका, भाई हम पहले आयरन की बात कर रहे हैं, ये हमें आयरन की वैल्यू दे रखी है, तो आयरन का यहां पर मास दे रखा है 56। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, मुझे बताओ आयरन यहां पर FeSO4 के फॉर्म में, हाँ सर आयरन यहां पर FeSO4 के फॉर्म में, यहां पर आयरन पर कितना चार्ज होगा, डेफिनेटली सर +2 चार्ज होगा। तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, अगर आप उसको इस चार्ज यानी n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 56 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम इक्वल टू 28 ग्राम्स। तो यहां पर आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया 28। फराडे इज 96500, तो आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी Q की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो Q की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 96500 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाय 28। तो ये और ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया। तो यहां पर आपके Q की वैल्यू क्या हो गई 9650, आपके Q की वैल्यू क्या हो गई 9650 कूलम्स। कोई दिक्कत यहां तक, Q की वैल्यू जैसे आपकी आ गई तो अब आप फॉर्मूला लगा दो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब यहां पर मुझे बताइए Q की वैल्यू इज 9650, करंट I कितनी देर बहा, आई मीन करंट क्या है 2 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा ये इससे कट जाएगा तो 2 4 8 1 कैरी 8 2 5, ये हो गया आपका 4825 सेकेंड्स इज योर आंसर। यानी इतने सेकेंड्स आपका करंट फ्लो हुआ। कोई परेशानी, तो आपने क्या आपसे यही पूछ रहा था ना हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो करंट 4825 सेकेंड्स तक बहा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, लिखो इसको जल्दी से लिखो, मैं यही रब करके आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज। आप इसे लिख लीजिए साथ साथ में। हो गया, डन, बेहतरीन, चलिए सुपर। अब इसको रब करके हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ये बोलता है अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय amount of zinc deposited is equal to equivalent weight of iron divided by equivalent weight of zinc। ये फॉर्मूला आपका बना है किससे, इक्विवेलेंट वेट वाला, ये बना है आपका फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ फराडे से। ठीक है, अब आप सब जानते हो कि आपका जो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड है वो ये खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2.8 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। जिंक हमें पता नहीं है, आयरन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 28, अभी हमने निकाला। जिंक का भी निकाल लो भाई, जिंक ZnSO4 के फॉर्म में, इस पर भी +2 चार्ज है, तो 65.3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.65, 32.65 इज योर आंसर। तो जब आप इसको 32.65 यहां लिख दोगे तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.8 मल्टीप्लाई बाय 32.65 डिवाइडेड बाय 28, डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, 10 से करा तो आंसर आ गया 3.265 ग्राम आपका जिंक डिपॉजिट होगा। ही कितना गंदा क्वेश्चन था भाई साहब, ये तो भाई साहब, ये तो भाई साहब, ये तो बहुत गंदा बहुत गंदा बहुत गंदा बहुत गंदा क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसी कॉन्फिडेंस को आगे लेकर 2019 का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो केवल 2 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, बहुत हाई बजट है। हाँ, अब ये बोल रहा है क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ CrO3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन में क्रोमियम के इस पूरी रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, तो पहले ही मैं n की वैल्यू 6 लिख लूं।
कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय 24,000 कूलम्स। अच्छा ओके, तो यहां पर अब आप देखो, जब आप यहां पर 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर ध्यान से आप देखो कि जब आप यहां पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे रिएक्शन को, तब आपका 1 मोल क्रोमियम बनेगा। तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कि 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ क्रोमियम, इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ क्रोमियम। अब यहां पर अब आप देखो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 6 इंटू एफ, और एफ क्या है, फराडे, और 1 फराडे की वैल्यू क्या है, 1 फराडे की वैल्यू है 96500 कूलम। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखना, 6 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 फराडे, ये मैंने यहां लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, और 1 मोल क्रोमियम विल बी इक्वल टू 52 ग्राम्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो इतना कूलम चार्ज प्रोड्यूस कर रहा हूं रिएक्शन में। तो अब अगर आपके पास में इतना कूलम्स का चार्ज मौजूद है, तब कहीं 52 ग्राम क्रोमियम जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट होगा, यानी डिपॉजिट होगा, यानी कि जमा होगा, लेयर बनेगी। लेकिन अभी तो आप केवल 24,000 कूलम ही सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट होगा, x। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 52 मल्टीप्लाई बाय 24,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 96500। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 6 4 24, ये 40 टाइम्स कट जाएगा। अब हम लोग देखें यहां पर कि 52 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 965, जब मैं ये करूंगा तो मुझे अप्रोक्सीमेट कुछ मिलेगी वैल्यू 2.15 के आसपास। 2.15 ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। समझ में आया। नाउ अब ये क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम। अभी आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास में 1.5 ग्राम क्रोमियम ही अगर आपको डिपॉजिट करना है, और ये करने के लिए आप 12.5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो, तो अब ये करने में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, अब हम लोग इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर मेरे पास में 52 ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट हो जाए, अगर मेरे पास में 52 ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट हो जाए, तो उसके लिए मुझे 6 इंटू 96500 कूलम का करंट पास करना पड़ेगा। लेकिन अब ये मेरे से कह रहा है कि केवल 1.5 ग्राम ही मैं डिपॉजिट करना चाह रहा हूं, तो मुझे कितना करंट लगेगा, x। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 96500 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 52, राइट। ये इक्वेशन बनेगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 16702 कूलम्स। आपको यहां पर जो वैल्यू मिलेगी Q की, वो मिलेगी 16702 कूलम्स। और अब आप लोग जानते हैं Q का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, QIT। अब यहां पर आपके पास में Q की वैल्यू है 16702, I कितना बह रहा है, ये I नीचे डिवीजन में ले जाओ आप, तो जा रहा है 12.5 एम्पियर्स बह रहा है। तो आपको यहां से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहां पर आपके टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 13366 सेकेंड विल बी योर आंसर। था ये क्वेश्चन रद्दी, था ये क्वेश्चन बेकार। क्या इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई आपदा, कोई विपदा, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो बहुत सारी चीजें पूछी गई। इनफैक्ट ये क्वेश्चन सभी का मिक्सचर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये रिएक्शन दे रखी है, 2 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव 2 मोल्स ऑफ I नेगेटिव से रिएक्ट करता है, तो Fe डाई पॉजिटिव और I2 बन रहा है। इस रिएक्शन का आपको E नॉट दे रखा है। द E नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज 0.236 वोल्ट्स। नाउ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल, यानी आपको यहां पर इसका डेल्टा G नॉट निकालना है। तो गाइस डेल्टा G नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल। अब यहां पर माइनस, अब यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरे आयरन पर टेक्निकली +3 चार्ज है और +3 से +2 चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। यानी यहां पर आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है।
आयोडीन पर यहां पर -1 चार्ज है, लेकिन आयोडीन यहां से 0 चार्ज पर चला गया, मतलब आयोडीन ने भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। लेकिन आप देखो यहां पर आयोडीन के 2 एटम्स हैं, इसलिए मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ा, मतलब मुझे इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरे पास में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। और यहां पर भी मेरे आयरन को मुझे 2 करना पड़ा, मतलब यहां पर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। देयरफॉर इस पूरी रिएक्शन का n की वैल्यू हो जाएगी 2। इस पूरी रिएक्शन की n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। तो यहां पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फराडे की वैल्यू है 96500 और ई नॉट की वैल्यू 0.236। जरा इसको आप पूरे को कैलकुलेट कीजिए, कितनी वैल्यू आ रही है, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है -45.55। that will be in kilojoules per mole, that will be in kilojoules per mole, right? कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों को, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? चलिए अब यहां पर आपको डेल्टा जी मिल गया। अब डेल्टा जी के बाद क्या बोल रहा है ये आपको, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, डेल्टा जी मिल गया। और यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर इफ द करंट, यानी यहां पर आपको करंट I की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर, टाइम आपको यहां पर दे रखा है 2 आवर्स। तो इस 2 आवर्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उसके अंदर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सेकेंड्स के अंदर। तो 6 6 36, 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 7200 सेकेंड्स। अब यहां पर जब आप Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इज I इंटू टी, तो I कितना है 0.5 एम्पेयर और टाइम है आपका 7200, तो फाइनल आपको वैल्यू मिल जाएगी 3600 कूलम्स। हो गया यार आपका क्वेश्चन सॉल्व, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की, ठीक है, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इट, पक्का घटिया क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक से देख लिया इस क्वेश्चन को, आगे बढ़े। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपको यहां पर दे रखा है यूजिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट of A and B, predict which is better for coating the surface of iron। तो गाइस आयरन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है 0.44 वोल्ट्स। अब हम लोग सब जानते हैं कि अगर आपके एलिमेंट बी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0.14 वोल्ट है, यानी आयरन के मुकाबले ये मोर रिएक्टिव है। और आयरन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है जब आयरन ऑक्सीडाइज होगा तो आयरन के ऑक्सीडेशन के पहले ही ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब डेफिनेटली आयरन को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब मैं ए को देखता हूं तो ए की वैल्यू तो माइनस में आ गई, यानी ए नाम का जो मेटल है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपेयर टू आयरन। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि A विल बी बेटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ आयरन, क्योंकि उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव है। और जब कभी भी आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई एलिमेंट आएगा, एयर आएगी, मॉइस्चर आएगा, तो ये मेटल खुद को पहले ऑक्सीडाइज कर देगा, आयरन को रिएक्शन नहीं करने देगा, क्योंकि ये आयरन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयरन के मुकाबले इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव है। अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं गाइस। 2015 में सेकेंडरी बैटरीज पर क्वेश्चन आया था, दैट डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज। तो गाइस सेकेंडरी बैटरीज आर दोज व्हिच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ताकि आप उसको वापस रिचार्ज कर दें, जैसे आपके घरों की इन्वर्टर की बैटरी। फिर अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये क्वेश्चन 2020 2019 में आया था, कौन सा सेल यूज हुआ था? तो गाइस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसके अंदर यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल क्या होता है? तो गाइस फ्यूल सेल वो होता है जो कि आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन जैसे फ्यूल्स को बर्न करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट आर कॉल्ड एज फ्यूल सेल्स। तो गाइस बस इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीवाईक्यूज वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से मदद मिली होगी। अब हम लोग इसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज देखेंगे और ऐसे करके हम सभी पीवाईक्यूज देखेंगे। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।